एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि क्लास को अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन बटन से लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल नहीं होता तो जीवन संभव नहीं हो पाता। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक कार्य, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न आ सकता है, जल संसाधन किसे कहते हैं? कि जल के समस्त स्रोत जिनसे जल प्राप्त होता है जल संसाधन कहलाता है। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि जल स्रोतों के रूप में प्रसिद्ध है। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अप्रवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इस पैराग्राफ में जल स्रोत कौन कौन से होते हैं, यहाँ से ये प्रश्न आता है। तो राजस्थान में मुख्य जल स्रोत झीलें, नदियाँ, उन पर बंधे बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। अप्रवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अप्रवाह तंत्र या प्रणाली कहते हैं। दो अप्रवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? सहायक नदियाँ। राजस्थान का अप्रवाह तंत्र। राजस्थान के अप्रवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अप्रवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली कालीसिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अप्रवाह तंत्र कहते हैं। अरब सागरीय अप्रवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास व इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अप्रवाह तंत्र कहते हैं। तीसरा होता है आंतरिक अप्रवाह तंत्र। ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अप्रवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली
घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेला, मेड़ा आदि नदियाँ आंतरिक अप्रवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ चंबल, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे ही स्थित है ना। कोटा में अपन घूमने जाते हैं चंबल गार्डन, तो वो चंबल नदी के किनारे ही है। अगली नदी आती है विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम है। सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी है, ये इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और इस यमुना नदी चंबल नदी की सहायक नदी है बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती। अगली नदी आती है आपके बनास। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में ये मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोटारी, बेड़ज और खारी है। तीसरी राजस्थान की नदी लूनी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम हुआ है। तो प्रश्न आएगा कि लूनी नदी का उद्गम कौन सी दो धाराओं से मिलकर हुआ है, तो सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा होता है, तो बाड़मेर जिले के बालोतरा तक। उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है और इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया आदि है। ये जोजरी, बाड़ी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया ये सब लूनी की सहायक नदियाँ हैं जो लूनी में आकर मिलती है।
माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में मिलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम एवं जाखम। बाणगंगा इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसको? बाणगंगा। घग्गर यह राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदी है जो हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। ये उच्चावच और अप्रवाह तंत्र बताया गया है। पंजाब, हरियाणा, ये लूनी नदी, सुकड़ी, जवाई नदी, बांडी नदी, खारी नदी, सागी नदी, ये सब लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये जयसमंद झील आ गई यहाँ पर। ये बनास नदी, खारी नदी, कालीसिंध नदी, ये कालीसिंध नदी, ये पार्वती नदी, ये चंबल नदी यहाँ से निकलकर ये यमुना में मिल जाती है। और इसकी ये बनास, खारी, मोरल, कालीसिंध, ये सब इस पार्वती, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ये सांभर झील, ये कांचली नदी है अप्रवाह तंत्र की, आंतरिक अप्रवाह तंत्र की। बाणगंगा नदी। इस प्रकार ये राजस्थान का अप्रवाह तंत्र का नक्शा है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदियों को नदी घाटियों परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत के मंदिर की इनको संज्ञा दी। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो चंबल परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। सबसे पहले चंबल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। यह राणा प्रताप सागर बांध का चित्र है और इधर माही बाजार सागर बांध का चित्र है। यह राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी? चंबल। और ये माही नदी पर बना हुआ है, माही बाजार सागर बांध।